नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 64। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर पूरे 63 सेट देखे हैं विस्तार के साथ। सारे हमारे चैनल के दरोगा प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। देख लेते हैं कौन सी ठंडी महासागरीय जल धारा नहीं है। तो ये अलुगुहास, ऑप्शन नंबर डी, अलुगुहास हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। चलिए दोस्तों, मैप में एक बार सारे जलधाराओं को देख लेते हैं। तो जलधाराएं देख रहे थे। ठंडी जलधारा की बात करें तो जितने भी ब्लू कलर से हैं वो हमारी ठंडी जलधारा से डिनोट किया जा रहा है। तो देख, ये हुआ अटलांटिक महासागर, ये हुआ अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, केनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, वहीं वेनेजुएला की जलधारा, ये सारे जो हैं ठंडी जलधाराएं हैं। वहीं गर्म जलधारा की बात करें तो जितना पीला से डिनोट है वह गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, और उसके बाद ब्राजील की धारा। एक तरह से कह सकते हैं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं जाती है वह कैसी होती है, गर्म होती है। वह जलधाराएं प्रायः गर्म होती है। और जो ध्रुवों से विषुवत की ओर आती है वह ठंडी जलधाराएं होती है। कैसी जलधाराएं होती है, ठंडी जलधाराएं होती है। अच्छा, देख लेते हैं। ये हो गया अटलांटिक का। प्रशांत का हो गया अलास्का जो गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया जो ठंडी जलधारा है, वहीं पेरू या हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की बात करें, अलुगुहास जो एक प्रश्न में भी है, अलुगुहास ये गर्म जलधारा। मेडागास्कर और मोजाम्बिक यह भी गर्म जलधाराएं हैं। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की धारा ये हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इधर से देख रहिए क्यूराइल और ओयासियो यह ठंडी जलधाराएं हैं। और गर्म जलधारा क्यूरोसियो सुसीमा यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये बहुत बार एग्जाम में आता है, यह जो है एक गर्म जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है एबरडीन, ऑप्शन नंबर बी। एबरडीन शहर जो है यूरोप का तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें यूरोप की, तो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस नाम है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। वहीं इस यूरोप का सबसे न्यूनतम बिंदु है कैस्पियन सागर। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर यूरोप में ही है, शहर है एम्बरफास्ट शहर जो नॉर्वे का है। वहीं बात करें सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग यूरोप का है पेरिस से कस्तूतुनिया, ओरिएंटल रेलवे कहा जाता है। वहीं यूरोप के बाल्टिक देश कौन कौन है, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया, ये 3 देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। जबकि बाल्कन राज्य की बात करें, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। वहीं स्कैंडिनेवियाई देश की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड को हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। वहीं यूरोप की लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी यूरोप की जो है लैंडलॉक कंट्री है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो देख लेते हैं। खार्तूम शहर यह नील नदी के किनारे है। ब्रेजाविले शहर यह जेरे नदी के किनारे है। और रोटरडेम यह राइन नदी के किनारे है। और पेरिस यह सीन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है। तो ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसे कहवे का घर भी कहा जाता है और कहवे के बागान को फेजेंटा कहते हैं। वहीं ब्राजील की बात करें तो सबसे बड़ा कहवा मंडी कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा कहवा मंडी है साओ पालो मंडी, जो संसार का कहवा का सबसे बड़ा मंडी है। वहीं बात करें ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पतन कहलाता है। कौन सा बंदरगाह,
सेंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा बंदरगाह या कहवा पतन कहलाता है। वहीं बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का इटाबिया पर्वत लो एस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो अपेक्षाकृत अधिक प्रजातियां पाई जाती है प्रवाल भित्तियां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ? प्रवाल भित्तियां में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान यह क्यू इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड के क्यू शहर में। वहीं आप लोग बताएं, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो उसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क जो है कहाँ? जो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा राजप्रसाद कौन सा है? कहाँ है? तो सबसे बड़ा राजप्रसाद यह कहाँ है? जापान के मियाझाकी में। वहीं विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो जानते होंगे आप लोग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। कौन? बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई भी बहुत बार पूछ लिया गया। 829.84 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब त्वरण ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घटेगा। उसका वेग जो है, जैसे ही त्वरण ऋणात्मक होगा वेग उसका घटेगा। त्वरण कहते किसे हैं? तो वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह त्वरण जो है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देख लेते हैं कौन सा जोड़ा गलत है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे सही है। तिलैया डैम कोनार नदी, यही गलत है। तिलैया डैम यह बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षयन के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो काले मिट्टी या रेगोड़ मिट्टी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? बहुत बार एग्जाम में आया है। तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट इल्यूमिना के कारण। टिटानीफेरस मैग्नेटाइट इल्यूमिना के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। वहीं लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण? तो फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी में ह्यूमस, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है और लोहा अल्युमिनियम की अधिकता होती है। वहीं जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। वहीं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। वहीं लेटराइट मिट्टी, जिसे हम लोग निच्छालित मृदा भी कहते हैं, इसमें लौह ऑक्साइड, अल्युमिनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और कैल्शियम की कमी होती है। यही लेटराइट मिट्टी में काजू, चाय, कहवा, मसाले आदि की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो दक्षिण भारत की नदियों में ट्रेलिस पैटर्न पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रेलिस पैटर्न। अच्छा, कुछ प्रमुख पैटर्न को हम लोग मैप से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में था दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से कैसा पैटर्न बनाती है? तो ये पैटर्न है ट्रेलिस पैटर्न, जो समकोण पे काटती है और यही समकोण दूसरी नदियों के लिए रास्ता देती है। ये जो है समकोण पे काट रही है, तो ऐसा जो पैटर्न कौन बनाता है? दक्षिण भारत की नदियां। दूसरा एक पैटर्न और होती है डेंड्रिटिक पैटर्न, जिसे वृक्षनुमा पैटर्न भी कहते हैं, ये उसका पैटर्न हो गया। वहीं रेडियल, तो रेडियल की बात करें तो रेडियल जो है एक जगह गिर के सभी दिशाओं में वो जाती है, तो ये कैसा पैटर्न हो गया? रेडियल पैटर्न हो गया। वहीं डेंड्रिटिक देख लिए हम लोग, रेडियल देख लिए। वहीं बात करें एनुरल पैटर्न, तो ये हुआ एनुरल पैटर्न।
ये हुआ एनुलर पैटर्न जो घूमते हुए, सेंटर से घूमते हुए अन्य दिशाओं में जाती है, ये एनुलर पैटर्न हो गया। वहीं पैरेलल की बात करें तो समानांतर पैटर्न, समानांतर पैटर्न पैरेलल पैटर्न कहलाती है। तो ये था नदियों द्वारा निर्मित पैटर्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2002 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इससे पहले भी 2 बार और यानी 3 बार कुल जो है उसमें संशोधन करके 8वीं भाषा में भाषाओं को जोड़ा गया। पहला जो जोड़ा गया था वह 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया था। किसे? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वहीं दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और तीसरी बार 92वां संविधान संशोधन 2002 में 4 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और कुल भाषा हो गई 22। कितना हो गया? 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इससे प्रश्न आते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले, परंतु कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ अर्हताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत हटाते हैं? अनुच्छेद 317 के तहत। वहीं यूपीएससी की बात करें यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसका कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। चलिए, और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 10। कितना होता है? 10 होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी विधानसभाओं में, तो विधानसभाओं में एसटी एससी के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 332 के तहत। हर एक एग्जाम में इससे लगभग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्लियर कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वह अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहीं 332 की बात करें तो विधानसभाओं में एसटी एससी के लिए प्रावधान है और 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो संसद किस सूची पर? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। वहीं बात करें सूची की बात आई तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो संघ सूची में पहले थे कितने विषय? 97 विषय। वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले थे 66 विषय, अभी है 61 विषय। वहीं समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में पहले 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। कैसा? साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत से, वहीं वित्तीय आपात
वित्तीय आपात भी अगर लगाए जाते हैं, वित्तीय आपात, तो इसे भी साधारण बहुमत से पास होना है। किससे? साधारण बहुमत से। लेकिन राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वहीं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत लगाए जाते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रीय आपात, तो मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है और वित्तीय आपात में भी मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन, तो पहली बार 2 माह के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और अधिकतम 3 वर्ष तक, और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। चलिए प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता यानी उसके अहर्ता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो यह किसे है? यह लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इसका निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसकी जो है नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। वहीं बात करें अगर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद जो है रिक्त कर देगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो वह प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के नियम व विधि का निर्वहन करता है। वह संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है। वह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वहीं लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति को नियुक्त करता है और संसद में किसी भी विषय पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत भी देता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है, तो कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो मक्का जो है रेशेदार फसल नहीं है। बाकी ये तीनों कपास, जूट और मेस्टा ये रेशेदार फसल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त कर रहा है? तो इसमें व्यक्त कर रहा है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से की जाती है। वो 3 विधि है उत्पाद गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि, और तीसरा क्या है? तीसरा है उपभोग बचत विधि। ये 3 विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वहीं राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो CSO जारी करता है। कौन जारी करता है? CSO जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी संगठन है नेफेड। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? नेफेड इसके लिए उत्तरदायी। नेफेड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है, यानी RBI के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में अगर वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जैसे ही नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा RBI तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम के अयस्क बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसके प्रमुख अयस्क हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट
जिप्सम, जिप्सम, कैल्साइट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट जिसे एस्बेस्टस भी कहते हैं, ये जो है कैल्शियम के प्रमुख अयस्क हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियस अम्ल यह किस में नहीं पाया जाता है? यह जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव से बहुत बार क्वेश्चन आए। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया इसका? पुरकुंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकुंजे ने इसका नामकरण किया था। जीव द्रव यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव। जीव द्रव में लगभग 80% जल होता है। कितना? 80% जल होता है। जीव द्रव में बहुत बार एग्जाम में आया है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 76% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 10.5% होता है। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत? 10% होता है। वहीं नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? ये आया है एग्जाम में 2.5%, 2.5% होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो यह ऊर्जा संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? आयन सम इलेक्ट्रॉनी ये सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा वही बात करें, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजक जिसे आयनिक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। वहीं आयनिक बंधन क्या होता है? यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन से बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के स्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? स्वच्छ ईंधन का मतलब जो हमारे वातावरण के लिए जो है अनुकूल हो, वातावरण के अनुकूल हो। तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार प्रोपेन जो है एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, जिससे कोई गैस, जहरीली गैस ना निकलती हो, जलाने पर वह स्वच्छ ईंधन कहलाता है। तो प्रोपेन, सीएनजी और एलपीजी ये सारे जो है स्वच्छ ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो एसिटिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र CH3COOH, ये कार्बनिक अम्ल, इसमें कार्बन है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl, इसमें कार्बन नहीं है। नाइट्रिक अम्ल इसे हम लोग HNO3, इसका रासायनिक सूत्र HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है। और सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग जानते हैं H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आर्द्र वायु के संपर्क में आने से कॉपर की सतह पर हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो किसके कारण ऐसा होता है? तो ऐसा होता है कॉपर कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं ये प्रतिक्रिया होती किस प्रकार है। कॉपर जब नमी युक्त यानी उसमें वायु, उसमें जल की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो वातावरण से और ऑक्सीजन भी होगा, ये सारे से रिएक्ट करके कॉपर CuOH का निर्माण करेगी और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का निर्माण करेगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो किसका निर्माण करती है?
तो CuCO3 और CuOH2, और उसका हरा परत जो है इसी के कारण, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है, देख लेते हैं। कौन? थायमिन बेरी सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, यानी विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ए से वर्णधता, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए से रतौंधी नामक बीमारी होती है। वर्णधता यह एक अनुवांशिक बीमारी है, यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अब विटामिन के, रक्त का थक्का न जमना, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? लाइकेन। लाइकेन, तो लाइकेन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। वहीं लाइकेन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं लाइकेनोलॉजी। क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन यह कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। लाइकेन का आकार और संरचना के आधार पर इसे हम लोग जो है 3 वर्गों में बांटते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोज। लाइकेन के प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। यह जो है SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। वहीं पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है कोर्टिकोल्स। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छाल पर कोर्टिकोल्स और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो उसमें जो है RBC कोशिकाओं का वृद्धि होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वहीं RBC की कमी से कौन सी रोग होती है? तो RBC की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया जो है RBC की कमी से होता है। RBC की बात है तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वहीं RBC की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा में होती है। प्लीहा को RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रगाह। RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का अगर संधि विच्छेद करते तो हीम का अर्थ होता है, हीम एक रंजक होता है जिसके कारण ही इसका रंग लाल होता है। वहीं ग्लोबिन यह प्रोटीन है और यही प्रोटीन जो है CO2 और ऑक्सीजन का शरीर में परिसंचरण करता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो इसका बीमा होता है M0L0 T इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। वहीं बात करें MLT-1, यह जो है संवेग का बीमा है। यह जो है संवेग का बीमा है। वहीं कोणीय त्वरण का बीमा क्या होता है? कोणीय त्वरण का बीमा, तो कोणीय त्वरण का बीमा होता है M0L0 T-2। T-2 होता है कोणीय त्वरण का बीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। इसे ही हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कहते हैं। हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कहते हैं। CH3PO4 ये होता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियां ज़्यादातर कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। यह नरम ढांचा देता है।
वहीं कैल्शियम फास्फेट यह हड्डियों को कठोर और मजबूत बनाता है। वहीं सीसेल या सीपिया जिसे कहते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इससे यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में इसका यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो एमएस एक्सेल में एफ कौन सी फंक्शन की जो है एडिट मोड में जाने में मदद करती है? तो ये फंक्शन की है F2। कौन सा? F2 फंक्शन की। वहीं F3 फंक्शन की बात करें तो F3 फंक्शन की या विंडो में सर्च बॉक्स ओपन करता है। क्या करता है? सर्च बॉक्स को ओपन करता है। कौन? F3। वहीं बात करें F5 की बात करें तो F5 यह रिफ्रेश करता है, यह फाइल को क्या करता है? रिफ्रेश करता है, फाइल को अरेंज करता है। वहीं F7 की बात करें, जैसे ही F7 प्रेस करेंगे यह अपने आप जो है स्पेलिंग चेक करना प्रारंभ कर देगा। स्पेलिंग चेक करता है। क्या करता है? स्पेलिंग चेक करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम कथा का वर्णन है? तो यह किस पुस्तक में है? मृच्छकटिकम में है। ऑप्शन नंबर डी। किसमें है? मृच्छकटिकम। जिसके लेखक कौन है? शूद्रक। कौन है? शूद्रक इसके लेखक हैं। वहीं पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने किया था, इसमें जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद कहानियां बनाया गया है, जानवरों का पात्र बनाकर। वहीं लीलावती यह गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है और इसकी रचना किया था भास्कर द्वितीय ने। भास्कर द्वितीय की पुत्री का नाम था लीलावती, उसी के नाम पे इसकी रचना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चेदी वंश का संबंध कलिंग क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर सी। किससे? कलिंग क्षेत्र से। कलिंग के चेदी वंश का महान शासक था खारवेल। राजा खारवेल वहाँ का महान शासक था। और चेदी से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, चेदी एक महाजनपद भी था। चेदी एक महाजनपद भी था जिसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। कहाँ थी? शक्तिमती, यूपी उसकी राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो किस शासक ने किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर। कहाँ बनाई था? पुरुषपुर। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला के सिरकस में एक नगर की स्थापना किया था। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। इसी संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कनिष्क की राज्यसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित था, जिसमें पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सारे प्रमुख थे। कनिष्क का पुरोहित था संघरक्ष। कौन था? संघरक्ष था। चलिए, और कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए तीन शासकों ने आमंत्रित किया था। कौन कौन? तो एक था आलम खान। कौन था? आलम खान। दूसरा था दौलत खान जो इब्राहिम लोदी के शासन के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। और तीसरा था राणा सांगा। ये तीनों ने जो है बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था। वहीं बाबर का पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था बाजोर पर। किस पर किया था? बाजोर पर। और इन्होंने पांचवा जो आक्रमण किया था वह इसका पांचवा आक्रमण था पानीपत पे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके जस्ट बाद खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ, यानी 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ। ऑप्शन नंबर ए। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वह 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। जल्दीबाजी में कर लिया था आगरा में। दूसरा जो हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? 15 जून 1659 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। वह अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया था। वहीं बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया, दिल्ली के लाल किला का मोती मस्जिद। वहीं बात करें, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में कराया। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया था, वह था फतवाए जहांदारी। वहीं औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने राज्य में मिलाया था। बहुत बार एग्जाम में आया है। उन्होंने बीजापुर को कब मिलाया था अपने राज्य में? तो बीजापुर को उन्होंने 1685 में मिलाया था। और गोलकुंडा को कब मिलाया था? तो गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में अपने राज्य में मिलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसे जाता है? रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसे? रामानंद को जाता है। वहीं बात कर लेते हैं रामानंद। तो रामानंद के कुल 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने थे? 12 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें 2 महिलाएं थी। बहुत बार एग्जाम आया है, जिसमें जो है 2 महिलाएं थी। महिलाओं का नाम क्या था? तो जो 2 महिलाएं शिष्या थी उसका नाम था पद्मावती और सूरसरी। इसके अलावा रेदास कबीर, धन्नाद सेना, पिप्पा, सधना, ये सारे जो है रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। किसने किया था? दारा शिकोह ने। कौन से नाम से किया था? सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां के 14 संतान में केवल 7 जीवित रहे थे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। जहां आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहन आरा इनके पुत्र थे। वहीं उत्तराधिकारी को लेकर दारा शिकोह और औरंगजेब में कुल 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? धर्मट का युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ था। 1658 ईस्वी में हुआ था। वहीं सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। इसमें भी जो है दारा शिकोह की हार हुई। और अंतिम युद्ध था देवराय का युद्ध, जो मार्च 59 में हुआ था। मार्च 1659 में हुआ था। और इसी में जो है, इसमें भी दारा शिकोह की हार हुई थी और बाद में इसे मार दिया गया था। और इसके बाद औरंगजेब जो है शासक बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार ये किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किस जगह से? तो बरेली का नेतृत्व किया था। किसने? खान बहादुर खान ने। बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कहाँ से? फैजाबाद से किया था। वही क्वेश्चन आता है कि ये बरेली का जो 1857 की क्रांति को किसने दबाया था? तो कैंपबेल ने। बरेली को और फैजाबाद दोनों को कैंपबेल ने दबाया था, जबकि इलाहाबाद को कर्नल नील ने दबाया था। वहीं दिल्ली से हम लोग जानते हैं, दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, और जिसको दबाया था निकोलस और हडसन ने। कानपुर से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और वो दबाया था कैंपबेल और लॉरेंस ने। चलिए दोस्तों
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1935 में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? तो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का जो सरकार था, शासन था, वह कितने माह तक चला था? तो वह चला था मात्र 28 माह। ऑप्शन नंबर सी। कितना चला था? 28 माह। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। कहाँ कहाँ? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये 5 जगह से उसे पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस बंबई, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। बंगाल में जो है कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनी। बंगाल से कृषक और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किए जाने के एवज में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और यही 16 अक्टूबर, यही उसके बाद 22 दिसंबर को अंबेडकर के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था किसने? तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना किया था। वहीं मोतीलाल नेहरू, तो हम लोग जानते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। वहीं एम.एन. रॉय उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। वहीं लाला लाजपत राय, तो हम लोग जानते हैं यह साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन पे लाठियों से वार किया गया और घायल होकर इनकी मृत्यु भी हो गई। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है अनहैप्पी, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था और गांधी जी उसे छोड़कर वापस चले आए थे। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 31 से 1 दिसंबर 31 तक चला था। 1 दिसंबर 1931 तक चला था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। वहीं इस दौरान गांधी जी लंदन में रुके कहाँ थे? तो किन्से हॉल में रुके थे। कहाँ रुके थे? किन्से हॉल में रुके थे। वहीं पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। वहीं दूसरा देख लिए। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक चला था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 27वें अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? R.N. मधुलकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। यही अधिवेशन जो 1912 में हुआ था। बिहार में एकमात्र अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। वहीं बात करें मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वहीं मदन मोहन मालवीय 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक ये किसने लिखा? तो ये पुस्तक लिखा S.A. डांगे ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? S.N. डांगे ने। वहीं बात करें कुछ गांधी जी से रिलेटेड प्रमुख पुस्तक नेताजी एंड गांधी, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि अहूवालिया। इन सर्च ऑफ गांधी, इसके लेखक कौन है? रिचर्ड एटनबरो इसके लेखक हैं। और महात्मा गांधी भी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक के लेखक है रोमेन रोलार्ड इसके लेखक हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने
कहा था कि 1 साल के अंदर भारत को हम लोग आज़ाद करा देंगे। वहीं बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। वहीं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वयं पेश किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहे थे, कौन किए थे? विजय राघवाचार्य कर रहे थे, तथा असहयोग प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? CR दास ने प्रस्तुत किया था। वहीं गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह शुरू किया था और इसी दिन हमारे जो महान नेता थे लोकमान्य तिलक जी का मृत्यु हो गया था और तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की भी स्थापना किया गया था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए थे। किस कारण? रॉलेट एक्ट के बाद जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके कारण। वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। इसी के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था निठुर बर्बादी। क्या कहा था? यह निठुर बर्बादी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कांग्रेस समाजवादी दल इसकी स्थापना किया गया था आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। वहीं 17 मई इसकी स्थापना हुआ कब था? तो 17 मई 1934 में। इसके जो महासचिव बने थे वह जयप्रकाश नारायण बने थे। कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण बने थे। और समाजवादी की बात करें तो साम्राज्यवाद क्यों, ये पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है सहायक संधि। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व भी किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वहीं सहायक संधि की बात आई तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। कब स्वीकार किया था? 1798 में। याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं, पहला ना छोड़ के दूसरा तीसरा आते हैं। पहला था हैदराबाद, दूसरा था मैसूर यह 1799 में। वहीं 1799 के अक्टूबर में तंजौर, तीसरा था तंजौर जो अक्टूबर 1799 में स्वीकार किया था। उसके बाद अवध ने कब स्वीकार किया था सहायक संधि? तो अवध ने 1801 ईस्वी में स्वीकार किया था और पेशवा ने 1802 में, बराबर और भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। और इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये था दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से 50 प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण सेट। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।